हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की ये वीडियो आप सभी उत्तर प्रदेश लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी अभ्यर्थी जो भी उत्तर प्रदेश लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित हुए हैं उन सभी को वैकेंसी अपडेट्स चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने स्वयं अपना यूपी ट्रिपल एस सी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। आपको दिखा देता हूं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, जिसके अंतर्गत यह देखिए मेरा नाम है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर इसी तरीके से आपका भी आया होगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा डेट निर्धारित है कि किस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इसी मंथ में 5 सितंबर को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। सुबह की शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, सुबह 10 बजे से। जैसा कि आप सभी लोगों का निर्धारित है कि लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 शिफ्टों में होगा। पहला होगा, प्रथम पाली जो होगी सुबह 10 बजे से होगी, तथा द्वितीय पाली आपका दोपहर में 1:30 बजे से संपन्न की जाएगी। प्रत्येक पालियों में 350 कैंडिडेट्स रहेंगे, 350 अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अब आज की वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है हमारा कि प्रपत्र को सही से कैसे भरें। बहुत से कैंडिडेट्स अभी इस चीज़ को लेके अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको प्रपत्र को कैसे भरना है सही से। कई टेलीग्राम में पीडीएफ्स घूम रहे हैं कि मतलब उसमें इस तरीके से भरा हुआ, इस तरीके से भरा हुआ, उसमें कई विभिन्नताएं भी हैं। उसको आपको ध्यान रखना होगा। जो भी आपको लग रहा है कि आप नहीं भर सकते उसको छोड़ दें। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, प्रपत्र को सही से कैसे भरें। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ था मैं अपना पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप वहां सहज महसूस कर सकें अपने आप को। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक बार फिर से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जांच लें। वहां जाने से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले, आयोग में पहुंचने से पहले आप सभी लोग सुनिश्चित कर लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा आज सारे डॉक्यूमेंट्स को। आपके द्वारा जो भी क्वेरी है, जो भी सवाल है जो पूछे गए हैं, उन सभी का मैं आज जवाब दूंगा। और कुछ लोग की जो समस्याएं हैं कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, ये नहीं है, इस तरीके से, उन सभी का समाधान आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले आप सभी लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी चीज़ों की भी मैं आपको आज पूरी तरीके से जानकारी दूंगा। आप लोग इसके लिए आगे तक बने रहें। मैं आपको जितने भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, उन सभी को दूर करने की कोशिश करूंगा। आइए सर्वप्रथम हम प्रपत्र को देखते हैं कि कैसे आपको प्रपत्र को भरना है। आप लोग इस चीज़ को लेकर जो भी कंफ्यूज हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि प्रपत्र के अंदर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप उसको छोड़ देंगे। उसके लिए आप कोई भी कंफ्यूजन अपने लिए नहीं रखें। जो नहीं समझ में आ रहा है या किसी का आपने यूट्यूब पे देखा है, आप किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो आप लोग उस कॉलम को बेझिझक होकर छोड़ दें। वहां पे जब आप जाएंगे आयोग के अंदर, तो वो आप लोग को पूरा ब्रीफ बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि देखिए आपको यहाँ ये भरना है, यहाँ ये भरना है, पॉइंट वाइज तक बताएंगे कि जैसे ये पहला पॉइंट, प्रपत्र फर्स्ट का पहला पॉइंट है, देखिए ये प्रपत्र फर्स्ट है, इसका ये पहला पॉइंट है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, इस तरीके से वो डिटेल में आपको बताएंगे। आप जो नहीं भरे रहेंगे, जैसे आपकी जो ये बेसिक डिटेल्स है, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो लेखपाल पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेंगे आप यहाँ पे, ये लेखपाल पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपको हिंदी में, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया विवेक कुमार कुशवाहा, आपको हिंदी में लिखना है इस तरीके से। इस तरीके से आप लिख लेंगे अपना, फिर आपका एड्रेस, ये सब आपकी व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जिसमें आपको इसमें किसी से तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं। आप इसमें अपना एड्रेस भरना है, यहाँ पे भी एड्रेस भरना है आपको। देखिए यहाँ पे आपका जन्म जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ किसी का 4/7/1996 है, तो आप उसको लिखेंगे 4 जुलाई 1996। इस तरीके से आप शब्दों में लिखेंगे यहाँ पे। और ये सभी आपकी बेसिक जानकारियां हैं, इनको आप भरते जाएंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें भी एक आपको दिक्कत आ रही है अधिकतर लोगों को, वो दिक्कत यहाँ पे है पत्र फर्स्ट के पेज नंबर 2 में कि क्या आप विवाहित हैं। यहाँ पे कई लोगों की समस्या है कि वो क्या करें, अगर विवाहित है तो हाँ लिखें, उसके बाद यह लिखा हुआ है यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए या महिला अभ्यर्थियों के लिए एक से अधिक पति हैं। तो इस तरीके से कंडीशंस हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको जो भी कंफ्यूजन है, यदि आपको कंफ्यूज या इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें, आयोग से वहाँ पूछिएगा, वहाँ के स्टाफ से, वो आपको जो बताएंगे आप उस तरीके से फिल कीजिएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जिस भी कॉलम में आपको कंफ्यूजन लगता है, आप उसको बेझिझक छोड़ दीजिए। उसके लिए कोई भी आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी काम वहाँ हो जाएंगे आराम से। बस ये है कि आप प्रपत्र को जितना भर के ले जाएंगे, वहाँ आपका समय कम लगेगा। सिर्फ इसलिए प्रपत्र को भरने की बात है, वरना वहाँ पे आप भरने का आपको सफिशियंट पूरी तरीके से समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है।
अब यहाँ पे है आपकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में। तो यहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल में आपने जो जो सब्जेक्ट लिया है, हिंदी लिया है, अंग्रेज़ी लिया है, इस तरीके से आप अपने सभी सब्जेक्टों को इसमें लिखेंगे। और इसमें आपने किस डिवीज़न में पास किया, प्रथम में, द्वितीय में, जो भी है, किस ईयर में आपने पास किया है, जो जो जैसे तो कुछ लोगों ने 11 में, 12 में, जिस तरीके से 9 में, 8 में, जिस तरीके से आपने पास किया उस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे प्राप्तांक आपको कितने में से कितने नंबर मिले हैं, जैसे कि आपको हाई स्कूल में 356/600 इस तरीके से लिखेंगे। कितना परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ लिख देंगे। हाई स्कूल की आपका जो सनद है उसमें पीछे प्रमाण पत्र आपका लिखा हुआ है, वहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या यहाँ वहाँ से देख के लिखेंगे। अब इसी प्रकार इंटरमीडिएट में आप अपने सभी सब्जेक्टों को इसमें लिख देंगे, या फिर आप जो कैंडिडेट साइंस से हैं वो पीसीएम इस तरीके से लिख देंगे। और इसके अंतर्गत आपने कौन सी डिवीजन में पास किया है, क्वालिफाई की है, उसको लिखना है। किस वर्ष में क्वालिफाई किया है, कितने प्राप्तांक है, जैसे मान लीजिए कि आपको 320 नंबर है 500 में से, कितना परसेंटेज है वो यहाँ लिख देंगे। और उसके प्रमाण पत्र संख्या लिख देंगे। जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भरते समय अपना ग्रेजुएशन दिखाया है तो अपना वो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। जिन्होंने नहीं दिखाया है वो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, उनको ग्रेजुएशन अपना नहीं दिखाना है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ग्रेजुएशन दिखाएंगे तो भविष्य में अगर कहीं प्रमोशन होता है या कोई इंटरनल वैकेंसी आती है तो उनको लाभ मिलेगा। तो ऐसा अभी नहीं है, अभी लगाने से नहीं होगा। जब भी ऐसा कुछ आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए कि इंटरनल प्रमोशन या वैकेंसी आएगी, तो उस समय आपसे आयोग पुनः दोबारा आपसे आपके हायर एजुकेशन के बारे में डिटेल्स मांगेगा। आपके पास होगा आप लगाएंगे, जिसके पास नहीं कोई बात नहीं, तो आप लगाएंगे तब आपको उसका वहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, अभी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाएंगे तब भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखें। ये आप खेल कूद में यदि आपका कोई प्रमाण पत्र है तो आप हाँ करिए और लगाइए उसके साथ। और ये देखिए, जैसे ये 12वां कॉलम है, 12वां पॉइंट है कि जो भी कैंडिडेट्स जॉब वाले हैं उनको अपना इसमें भरना है, और जो जॉब वाले नहीं है, देखिए यहाँ सीधा सीधा कि आपका क्या पदनाम है, आपने किस रूप में, जैसे आपका जो पोस्ट थी, क्या पोस्ट थी या कुछ और था तो किस नाम से थे, आप उसको लिखेंगे। यहाँ पे कितना वेतन मिलता था, क्या सब, ये सब विवरण आप पूरा इसमें लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है वो ध्यान रखेंगे कि उनको साफ साफ NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल, इस तरीके से आप लिख देंगे। आपको किसी भी प्रकार का तनाव लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो कॉलम आपके लिए एलिजिबल नहीं है उसको हटा दें, उसको NA लिख दें या काट दें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है, देखिए 13 नंबर पॉइंट। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उन पॉइंटों को अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको आगे ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हता से संबंधित निम्न विवरण दे। तो इसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी अनिवार्य इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इसेंशियल था तो उसको आपको भरना है। जैसे आपने यहाँ पे हाई स्कूल लिखा, यहाँ लिखना है आपको हाई स्कूल। बहुत सी पीडीएफ में मैं देख रहा हूँ जो टेलीग्राम में चल रहा है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको यहाँ हाई स्कूल लिखना है, यहाँ पे उसका जो भी प्रमाण पत्र संख्या हो, 27/1, 5 या 3 जो भी है, इस तरीके से जैसा भी आपका प्रमाण पत्र संख्या आपके हाई स्कूल पर लिखा हुआ है उस तरीके से आप इसको यहाँ फिल कर लेंगे। इसी प्रकार इसी क्रम में आप नीचे इंटरमीडिएट का लिखेंगे, इंटरमीडिएट का लिखेंगे, फिर आप कर देंगे। जो लोग ग्रेजुएशन दिखाएंगे वो यहाँ लिख लेंगे। और अधिमानी अर्हताएं वे होती हैं जैसे कि आपका कई दो लोगों का आपका समान नंबर हो तो उनमें आपका एज देखा जाता है, जो बड़ा होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एज भी आपकी समान है तो उसके बाद अधिमानी अर्हताएं ही आपको प्रायोरिटी के लिए फायदेमंद होती हैं। जैसे कि अगर आपने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष कार्य किया है तब आपका यह इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब अधिमानी अर्हता हो गई आपकी। तो टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष का कार्य किया है तो आप यहाँ हाँ करेंगे और यहाँ ऊपर प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे। यदि आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तब आप यहाँ पे हाँ करेंगे और यहाँ ऐसे टिक करेंगे, आपको टिक करना होगा और यहाँ पे आप अपना प्रमाण पत्र संख्या अंकित करेंगे, लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंड किया गया है, हाँ तो किया गया है तो हाँ, नहीं तो नहीं, नहीं करते जाएंगे, नहीं इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको नॉर्मल ये सब चीज़ देखिए आपके बेसिक हैं, इसमें कोई और क्या बताएगा आपको। जो आपका बेसिक डिटेल्स है आपको वही लिखते जाना है। आप खुद अपने आप को अच्छे से जानते हैं, जिसमें आपको डाउट लगेगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16वां पॉइंट है जिसके लिए लोग परेशान हो रहे थे कि डाउनलोड कर रहे थे फीस रिसिप्ट, बैंक चलान, इस तरीके से सर्च कर रहे थे। बहुत लोग का मिल रहा है, बहुत लोग का नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करना है, आपको परेशान मत होइए, सारी चीज़ें वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसमें आपको चालान नंबर या जर्नल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ राशि लिखनी, कितने रुपए, 25 रुपये या जो भी चीज़ है आपका, इसको लिखेंगे अच्छे से, किस डेट में हुआ है, किस बैंक से आपने भुगतान किया और किस जिले में भुगतान किया। इस तरीके से आप उसको किस जिले से भुगतान किया है इसको आप लिखेंगे, पेमेंट किया है, इसको भर देंगे। अगर आपके पास फीस रिसिप्ट नहीं है तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे, इसको सिर्फ ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है इसमें अच्छे से अपना नाम लिख देंगे, विवेक कुमार कुशवाहा
मैं लिख देता हूँ। इस तरीके से आप अपना लिख के इसको प्रमाणित करेंगे। घोषणा करता हूँ, इस तरीके से आप अपना लिखेंगे। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। फिर यहाँ पे आपका पूरा नाम, जो आपका पूरा नाम है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। आप कोशिश करें कि सभी जगह समान एड्रेस हो, उसमें कोई कोई भी किसी प्रकार का स्टेप में कोई गलती ना हो। जैसे अगर आप लोग ग्राम पोस्ट करके लिख रहे हैं, थाना सम्मिलित कर रहे हैं, जहाँ भी थाना सम्मिलित करें तो समय थाना लिखिए। अगर देखिए, अगर आप उसमें तहसील दिखा रहे हैं, थाना दिखा रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, तो सारा विवरण कोशिश करिए सभी जगह एक समान हो, एक तरीके से, एक पैटर्न से हो। सभी जगह, कई जगह पूछा जाएगा। यहाँ पे दिनांक अगर आपका कल से होगा तो आपको 19 सितंबर आपको लिखना होगा। यहाँ पे इस तरीके से 19/9/2023 इस तरीके से आप अपनी डेट लिखेंगे। आपको स्थान आपका लखनऊ लिखना होगा, वहाँ पे बताएंगे आप लोग को, लखनऊ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड, अगर आप ध्यान दे पाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके लिए लागू नहीं हो, जो आपको लागू ना हो, उसको आप काट दें। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, ये एनए है, इसको आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके लिए नहीं है आप उसको काट सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये कॉलम आपके लिए है या नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिस भी कंडीशन में आपको संदेह हो, कोई डाउट हो, आप उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सबको देख लीजिएगा। यहाँ पे नाम, आपका नाम होगा, हाई स्कूल, देखिए हाई स्कूल परीक्षा से लेकर आपका जो क्या नाम है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी में कितने नंबर मिले थे, जैसे आपको 68 नंबर मिले थे, कितने में से मिले थे, 100 में से मिले थे। इसी प्रकार हाई स्कूल के तो सभी 100 नंबर के थे। अब आपने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अब मान लीजिए विज्ञान है आपका तो विज्ञान यहाँ लिख लेंगे। सामाजिक विज्ञान है तो सा करके विज्ञान लिख लेंगे। इस तरीके से कितने नंबर मिले थे मान लीजिए तो ये से लिख लेंगे, यहाँ कितने में से मिले थे, इस तरीके से लिख के आप इसको, जैसे यहाँ कला लिख लेंगे। फिर ऐसे ही आपका इंटरमीडिएट, यहाँ इसको आप हाई स्कूल वाला यहाँ पे टोटल कर लेंगे, कितना टोटल हो रहा है, कितने में से टोटल हो रहा है। जैसे 600 में से ये टोटल है आपका, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 600 में से कौन सी डिवीजन पास हुए, तो वो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड जो भी है आप उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा आपका जो इंटरमीडिएट है, इसका आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका हिंदी अंग्रेजी ये कॉमन है तो आप इसमें भरेंगे, इसमें भरते जाएंगे। जैसे 75 यहाँ लिख लीजिए, आपके 100 में से था, यहाँ पे 68 है 100 में से, इस तरीके से आप अपना फिल करते जाएंगे तो आपका इस तरीके से कंप्लीट होता जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पॉइंट डालना है 0.7। अगर आपका जैसे भौतिक विज्ञान है तो आपने भौतिक विज्ञान लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इस कॉलम में, आप लिखेंगे आराम से। तो फिर इसके सामने आपको भौतिक विज्ञान में कितने नंबर मिले थे, आप उसको इस तरीके से 100 में से मिले थे, इस तरीके लिखेंगे। फिर 8 नंबर पॉइंट डालेंगे तो रसायन विज्ञान लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे कि कितना नंबर मिला था, तो आप उसको इस तरीके से फिल करेंगे। फिर आप इन सभी का टोटल यहाँ लिखेंगे कि 500 में से आपको कितने नंबर मिले थे, आप टोटल करके लिखेंगे अपना, और कौन सी डिवीजन से पास हुए थे आप, फर्स्ट या सेकंड जो भी है आप उसको यहाँ फिल करेंगे। इसी प्रकार आप ग्रेजुएशन अगर आप लगाते हैं, ग्रेजुएशन दिखाते हैं, तो उसका भी देखिए आपके सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएंगे। फिर आपको ग्रेजुएशन के यहाँ सब्जेक्ट 0.9 डाल के लिखना है, 0.10 डाल के लिखना है। और यहाँ उसी के सामने, ग्रेजुएशन के सामने कितने प्राप्तांक थे, मान लीजिए कि आपको 100 में से 80 नंबर है, या यहाँ दूसरा सब्जेक्ट है कोई तो 100 में से 62 नंबर है, जो भी जिस तरीके से आपका होगा उस तरीके से फिर आप यहाँ टोटल करके यहाँ लिख देंगे उसको। इन सभी का टोटल ये ध्यान रखिएगा यहाँ होगा, ये आपको एरो नहीं करना है, लेकिन आपको इस तरीके से टोटल लिखना है। इसका टोटल यहाँ लिखना है, इसका टोटल यहाँ लिखना है, कौन सी डिवीजन में आप पास किए उसको यहाँ लिखना है। तो इस बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, डिटेल बहुत आराम से फिल करेंगे। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर होगा। फिर यहाँ पे आप देखिए, फिर से आपका वही पूरा प्रोसेस है। ये इंडेक्स है जिसको प्रपत्र 3 भी बोला जाता है, प्रपत्र 3 है ये। इसके अंतर्गत देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है हिंदी में। हिंदी में आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ भी जो भी लिखें आप सब में समान रहे आपका नाम। इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कोई मिसमैच ना हो, सभी जगह आप लोग समान अपना नाम लिखें। अब यहाँ पे आपका नाम, यहाँ इंग्लिश में आपका नाम लिखा हुआ पहले से ही आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ इंग्लिश में आपका पहले से नाम लिखा हुआ आएगा। पिता का नाम यहाँ लिखना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले बताया आपको, जैसे 4/7/1996 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे कि 4 जुलाई 1996, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आप कंप्लीट अपना पता लिखेंगे, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वही लेखपाल के लिए, इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहाँ पे एक खास बात है कि जो भी कैंडिडेट पीएच धारक हैं, जो भी विकलांग कैंडिडेट हैं, अगर उनकी ऐसा कोई कंडीशन है तो उसको वो छोड़ देंगे। वहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको विकलांग भरना है, हो सकता जैसे कि कोई विकलांग अभ्यर्थी है तो पिछड़ी जाति में है या ईडब्ल्यूएस में भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ भी ऐसा है तो वो आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या भरना है, उपजाति में क्या भरना है। इस चीज़ का आप निश्चिंत रहें, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लेनी है। आपको जो भी कन्फ्यूजन डाउट रहेगा आप उसको वहाँ क्लियर करिएगा। जो भी पिछड़ी जाति, बाकी सब लोग को पता है कि कोई क्या जाति, उपजाति, इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं।
फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे उन्होंने पूछा परीक्षाएं जिनमें जिनमें उत्तीर्ण हो विषय जो परीक्षा में लिए गए हों, इनको आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। ये परीक्षाएं जैसे मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल पास किया है, ठीक है, हाई स्कूल आप लिखेंगे यहाँ पे, हाई स्कूल जो विषय लिए हैं, जैसे आपने पिछला भरा था हिंदी अंग्रेजी गणित जो भी है ये भरेंगे यहाँ पे। फिर उसका रोल नंबर लिखेंगे, किस ईयर में आपने पास किया है वो सन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से सन लिखेंगे। उसमें कौन सी डिवीजन से पास किए हैं उसको मेंशन करना है आपको। इसी प्रकार इंटरमीडिएट का करना है, ग्रेजुएशन का अगर ग्रेजुएशन लगाते हैं आप तो। फिर आपने देखिए विगत एवं वर्तमान नियुक्ति का विवरण, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा जो भी लोग अच्छे पदों पे हैं कृपया वो डीवी को स्किप कर दें और अन्य कैंडिडेट्स को अवसर दें। लेकिन और जो भी कैंडिडेट्स मान लीजिए कोई और अप्लाई करता है तो उसको यहाँ पूरा अपना डिटेल मेंशन करना है, और जिसके लिए ये नहीं है मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे आपको NA नॉट एप्लीकेबल लिख देना है इस तरीके से। ये हो गया आपका प्रपत्र तीसरा। अब देखिए अब आया प्रपत्र 2 है। इसको देखिए, इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका नाम पहले से लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, उनकी राष्ट्रीयता लिखनी है दोनों लोग की, इस बात का ध्यान रखें दोनों लोग की राष्ट्रीयता लिखनी है। इसी प्रकार आपको यहाँ अपना स्थायी पूरा पता लिखना है, वर्तमान व्यक्तित्व का पता लिखना है, आयु तथा जन्म तारीख कितने साल की है और कितने आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको यहाँ पे फिर से उसी तरीके से लिखना है कि आपको कितना है, जैसे 4 जुलाई 1994, इस तरीके से आप डिटेल में लिखेंगे पूरा। फिर आपका नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। ये भी देखिए आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं मेन पॉइंट को इसीलिए फोकस कर रहा हूँ आपको कि इसको आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है स्कूल कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ, ठीक है, लेकिन आपने कौन सी परीक्षा पास की है, तो आपने मान लीजिए हाई स्कूल पास किया है तो हाई स्कूल यहाँ लिख दिया आपने, ये आपकी शैक्षिक योग्यता हो गई। अब किस स्कूल से आपने पास किया है उसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, इस कॉलेज का नाम लिखना है, कौन सा हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज है जो भी है आपका वो यहाँ इंटर करना है। एडमिशन का डेट रहे, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन संडे ना हो, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फॉर्म को फिल करते समय एडमिशन डेट किसी को पता नहीं होता है, किसी को ध्यान नहीं है, तो आप इसमें जो भी डेट लिखें जुलाई का, तो उसमें क्या करना है आपको ये देखना है कि वो संडे का डेट ना हो, सिर्फ इस बात का बहुत खास ध्यान रखेंगे और ईयर लिखना है। इसी प्रकार छोड़ने का दिनांक आपके रिजल्ट के पीछे लिखा हुआ है कि किस दिन जारी हुआ था, आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आप इंटरमीडिएट का भरते हैं तो उसका भी ध्यान रखेंगे कि इंटरमीडिएट यहाँ लिखेंगे जो परीक्षा है आपकी, और किस कॉलेज से किया उसको यहाँ लिखना है। ग्रेजुएशन का लिखेंगे तो ग्रेजुएशन का इस्तेमाल लिखेंगे। एडमिशन का डेट आप लोग इस बात का सुनिश्चित कीजिएगा फॉर डेट भरने से पहले कि उस दिन संडे नहीं रहा हो या किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं रही हो, तभी आप उस डेट को फिल कीजिएगा। और छोड़ने का डेट आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है, सनद पे लिखा हुआ है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर कॉलम में यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो जॉब कर रहे हैं वो भरेंगे, जो नहीं एलिजिबल हैं उसको सीधे NA कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको NA इस तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा अगर आपके लिए एलिजिबल है या तो आप इसको लिखिए, वरना सीधे आप इसको ऐसे करके NA लिख दीजिए, ठीक है। जो भी आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है उसको नॉट अप्लीकेबल लिख के यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर होगा, आपका पूरा नाम पूरा पता देखिए, जहाँ भी पता लिखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी पे समान पता लिखिए। यहाँ दिनांक लिख देंगे कल का, अगर कल है आपका तो, और जिसका बाद में वो अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो डेट वहाँ पड़ेगा, और सभी के लिए आपको बताएंगे वहाँ आयोग में यहाँ लखनऊ लिखना है, इस तरीके से बताया जाएगा। तो इस प्रकार आपके सभी प्रपत्र भर दिए जाएंगे, अच्छे से आप लोग भर लेंगे। किसी भी कन्फ्यूजन होने की कंडीशन, आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप क्या कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, आपको पूरी तरीके से उसको जानकारी दी जाएगी। अब देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे कैसे हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा। आप जब अपने सभी कागज लेके आप आयोग जाएंगे, आयोग आपका पॉलिटेक्निक चौराहे के पास में पिकअप भवन है, वहाँ पे आप जाएंगे, कोशिश करेंगे आप अपने टाइम पे वहाँ पहुँचें। अगर आपकी 10 बजे की रिपोर्टिंग है तो आप 10 बजे पहुँचें, जिसका 1:30 बजे रिपोर्टिंग है वो उससे थोड़ा पहले पहुँचे। ऐसे ही आपको 10 बजे वाले भी अपना टाइम से पहले पहुँचे, ताकि आप 10 बजे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जहाँ हो रहा है उस हॉल में आप पहुँच सकें। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपको ऊपर फ्लोर पे आपका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो नीचे ही आपको अपना एक चार्ट लगा हुआ, जैसे आपने देखा होगा जब एग्जाम देने जाते हैं तो बाहर रोल नंबर के साथ क्लासरूम लिखा होता है, उसी प्रकार वहाँ नीचे भी आपको आपके रोल नंबर के साथ साथ किस हॉल में जाना है और किस टेबल पे बैठना है, FGHA ऐसे इस तरीके से कई टेबल बने हुए हैं, तो आपको किस टेबल पे किस हॉल में जाना है आपको पूरा विवरण वहाँ लिखा हुआ है आपके रोल नंबर के साथ। आप अपने रोल नंबर को बहुत भली भांति मिलाइएगा, वहाँ जाके अपने ही टेबल पे बैठना है, इस बात का ध्यान रखें। जो आपको टेबल अलॉट हुआ है आपके रोल नंबर के साथ उस पर ही बैठेंगे, इसमें कोई भी आपसे त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर गलती से आप किसी दूसरे ब्लॉक में बैठ जाते हैं तो आप चेंज कर लीजिए जैसे ही आपको पता चले। कोशिश पूरी तरीके से यही करें कि आप अपना सुनिश्चित करके ही बैठें।
जब आप वहाँ अंदर जाएंगे तो आपको एक छोटी सी वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी। जब आपको वेरिफिकेशन स्लिप जो आप लेंगे उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर लिखा हुआ होगा। आपको अपना सिग्नेचर करना होगा उस पर, जैसा होगा वो बताएंगे आपको। और उसको लेके आप जाएंगे सबसे, और देखिए जो स्लिप मिलेगी उसके साथ साथ आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसको डीवी फार्म बोलते हैं। डीवी फार्म आपको वहाँ से मिलेगा, उसमें भी आपको यही जो बेसिक डिटेल आपने प्रपत्र में भरी है यही सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी उसके अंतर्गत। जब आप उसको भरेंगे तब आप उसके बाद उस देखिए आपको क्या होगा, जो स्लिप मिली आपको छोटी वाली उसको लेके जाएंगे तो आपको सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको ये दोनों स्लिप मिल जाएगी। डीवी स्लिप के द्वारा ही आपका वेरिफिकेशन शुरू होगा। सबसे पहले आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, रेटिना स्कैन लिया जाएगा, और किसी भी एक कैंडिडेट्स की क्योरी थी कि उनका थंब इंप्रेशन नहीं लिया हो पाता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप अपनी गवर्नमेंट वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं। अगर आपका किसी प्रकार का कोई ऐसा दिक्कत होगा तो वहाँ पे उनके कई ऐसे प्रोसेस हैं कि आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। और कोई भी कैंडिडेट, यदि कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो सोचे कि मतलब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी ऐसा, तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट वहां ना जाए। आपको नहीं पता है, हम लोग का जब वेरिफिकेशन चल रहा था तब भी वहां एसटीएफ, आपको नहीं पता है कि कौन एसटीएफ है कौन क्या है, वहां पे एसटीएफ लगी हुई है। आपको पता नहीं चलेगा कि यदि आपके बगल वाला भी अगर फर्जी है तो वो लोग आ रहे हैं चुपके से उसको ले जा रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ था, कई लोग पकड़े गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। वो लोग किसी पद पे भी थे, ये समझिए इस बात को, तब भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को बहुत अच्छे से सुनिश्चित कीजिएगा। आप लोग बेझिझक बेनिश्चिंत होकर, अगर आप सही हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा हो, या आपका थंब इंप्रेशन नहीं हो रहा हो, या रेटिना स्कैन नहीं हो रहा हो, अगर आप अपना सही है अपनी जगह तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसके सभी प्रोसेस वहाँ फॉलो किए जाएंगे। या आपके पास कोई संदेह होता है, आपसे कोई संदेह करता है, कुछ पूछा जाता है, तो आप उसको स्पष्ट, बिना कुछ छिपाए हुए, किसी तथ्य को छिपाए हुए, आप स्पष्ट उनको बताएं। वहाँ पे देखिए तुरंत अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है तो तुरंत उसको एफआईआर तुरंत वहीं के वहीं दर्ज हो रही है और उनको भेज दिया जा रहा है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, सुनिश्चित कर लेंगे कोई भी ऐसा कैंडिडेट वहाँ नहीं पहुंचे। ठीक है। और आप लोग जो भी कैंडिडेट सामान्य है, उनको अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वहाँ उनके स्टाफ से आप बात करें, उनको बताएं, वो आपको भली भांति पूरी तरीके से समझेंगे। तो ये हो गया आपका, जब आप स्लिप लेंगे तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका थंब इंप्रेशन और रेटिना स्कैन हो जाएगा। एक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा और अटेंडेंस सीट में आपका सिग्नेचर हो जाएगा। ये सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि अटेंडेंस सीट में सिग्नेचर होना चाहिए। मान लीजिए कि गलती से उनसे मिस होता है तो आपको भी ध्यान रखना है इस बात का, आप अटेंडेंस सीट में साइन करेंगे। उसके बाद जब आपका ये डॉक्यूमेंट, आपका थंब इंप्रेशन और रेटिना स्कैन हो जाएगा तो आपका जो डीवी फॉर्म दिया गया है वो आपको पूरा, वो लोग बताएंगे कि कैसे कैसे भरना है, क्या करना है। तो आपको पूरा उनको समझना है, सुनना है ध्यान से। अगर आप टाइम से पहुंचे रहेंगे तभी आप उनके डिटेल को बढ़िया से सुन पाएंगे। जो लोग देर से पहुंचते हैं उनके लिए वो बार बार थोड़ी ना, वो लोग नहीं बताएंगे बार बार, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार वो पूरा सबको बता देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा करना है, फिर आपको इंडिविजुअली ही जाके पूछना होगा। तो उन्होंने बता देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे समझ लेना है कि आपको किस पॉइंट में क्या गलती हो रही थी, कहाँ छूट रहा था, तो आप उसको बढ़िया से फिल कर लेंगे। अब जब आप अपना फिल कर लेंगे तो वो बोलेंगे कि या तो रोल नंबर से बुला लेंगे किसी को, नहीं तो वो ऐसा करते हैं कि वो देखते हैं कि जिस जिसका फिल हो गया हो आप लोग उठ के स्वयं आ जाइए। तो आप लोग जाएंगे वहाँ पे और सभी कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स को सेपरेट सेपरेट लेके जाएं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो आप जब वहाँ टेबल पर पहुंचेंगे तो आपसे सभी डॉक्यूमेंट लेंगे। आपके सभी चीज़ें अगर व्यवस्थित हैं तो आपको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत आराम से, बहुत कंफर्टली सारी चीज़ें हो जा रही हैं। अगर आपसे कहीं कोई कॉलम छूटा है तो आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पे ये लिखना है या आपका सिग्नेचर छूटा है, तो वहीं आपसे करवाते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको भेज देंगे करके आओ, ऐसा नहीं, आपको वहीं टेबल पर कराते जा रहे हैं, आपको बताते जाएंगे कोई दिक्कत, कोई गलती हुई है। अब इसी कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया कि कई सेट लेके जाने हैं, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो, इसलिए तैयार रहेंगे। इसी प्रकार आप जब आपका सब कुछ ठीक रहेगा तो 10-15 मिनट, 5-10 मिनट के अंदर आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप निश्चिंत होकर आप जा भी सकते हैं। उन लोग का जैसा भी अपना डिसाइड करें, हम लोग के टाइम उन्होंने क्या किया था कि जिस जिसका होता जा रहा था उसको भेजते जा रहे थे। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। आप सभी लोग कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आवश्यक हैं अब उसको देख लेते हैं। देखिए बहुत से कैंडिडेट्स बहुत से लोगों से इधर जान के दूसरे से इंफॉर्मेशन ले लेके बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। तो आप लोग किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना रखें। आपको डॉक्यूमेंट्स में अपना लेखपाल का डीवी लेटर लेके जाना है, पासपोर्ट फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, कलर 4 पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, चारों प्रपत्र लेके जाने हैं, चारों प्रपत्र भर लीजिएगा, उसके कई सेट बना लीजिएगा फोटोकॉपी में। इस बात का ध्यान रखें। हाई स्कूल मार्कशीट सनद लेके जाना है, इंटरमीडिएट मार्कशीट सनद, आरक्षण संबंधी, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, पीएच हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं आप उससे रिलेटेड संबंधित प्रमाण पत्र अवश्य लेके जाएंगे। जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 अप्रैल 2021 से 28 जनवरी 2022 के मध्य का आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ जो भी है, अगर कुछ वो बदलाव करते हैं तो कल सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पिकअप भवन से ही
सारी चीज़ें आपको बताई जाए। मैं वहाँ पूरा खुद प्रस्तुत होने की कोशिश करूँगा, मौजूद रहूँगा वहाँ पे, और वहाँ से आपको सभी जो भी आपकी वहाँ से सूचनाएं हैं आपके लिए वो मैं आपको बताऊँगा। जो भी कैंडिडेट ओबीसी प्रमाण पत्र है, जो भी ओबीसी के लिए आरक्षण चाहते हैं, उनका ये इस बात का ध्यान रखें 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। फॉर्म भरते समय भी आप मान लीजिए आपने जो फॉर्म में लगाया था वो तीसरा ही साल था उस फॉर्म को, उस प्रमाण पत्र का, तो अभी आप नया बनवा लें, नया बनवा के ही लेके जाएं। अगर आपका प्रोसेस में है तो उससे संबंधित एफिडेविट बनवा लें, इस बात का ध्यान रखें। निवास प्रमाण पत्र भी कोशिश करें कि नया बनवा लें, पुराना है तो भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि नया ले लें। और नहीं भर पाए, नहीं अगर बन पाया तो जो फॉर्म भरते समय आपने लेके गए थे, जो लगाया है आपने, वही लेके जाएं। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स जॉब में हैं तो उनके लिए एनओसी नेसेसरी है, एनओसी लेके जाएं। अगर आपके पास एनओसी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो डिपार्टमेंट से डीवी परमिशन लेटर अवश्य लेके जाएं। नहीं तो क्या हो रहा है कि जो आपका रिजल्ट जारी हो रहा है, इससे पहले भी वैकेंसी में रिजल्ट जो जारी हुए हैं वो प्रोविजनली रिजल्ट जारी हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। आपका फिर से फंसा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है उस बात का, तो इस बात का ध्यान रखें कि एनओसी लेकर ही जाएं। और कोशिश करें, जो भी आप लोग अगर अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि डीवी को स्किप करें। नेक्स्ट है अधिमानी प्रमाण पत्र, यदि आपके पास है तो, जैसे कि आप बहुत से कैंडिडेट टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है तो आप उसको ले जा सकते हैं। और जो एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है आपके पास है तो आप उसको भी अधिमानी अहर्ता में रख सकते हैं। अधिमानी अहर्ता का पर्पज सिर्फ इतना है कि यदि आप 2 कैंडिडेट्स का समान अंक है तो आपको एज देखा जाएगा, एज भी समान है तो वहाँ पे अधिमानी प्रमाण पत्र ही काम आते हैं। वहाँ पे जिसके पास होगा उसको प्रायोरिटी दी जाती है। आपके पास दोनों भी हो सकता है, जो कैंडिडेट रखते हैं दोनों भी वैलिड है, और एक भी होगा तब भी आपको वैलिड है, इस बात का ध्यान रखें। और आप सभी कैंडिडेट्स इस बात का बहुत अच्छे सुनिश्चित कर लें कि आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आपका नाम, पिता का नाम, सब कुछ समान है कि नहीं है, इस बात का बहुत अच्छे से देख लें। कभी कभी अल्फ़ाबेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं, किसी में कुमार लग गया है, किसी लड़कियों में केएम लिखा हुआ है पहले से नाम से, पूर्व इंटर में नहीं है, हाई स्कूल में है। इस तरीके की सभी भी किसी भी प्रकार की भिन्नता या त्रुटि होने के लिए हो, अगर है ऐसा, तो उससे संबंधित एफिडेविट आप अवश्य बनवा लें। और ये जरूर निश्चित रखें कि आप जरूर एक कोई गवर्नमेंट वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपको लगता है इसको आप निश्चित करें। और सभी कैंडिडेट ध्यान रखें, वहाँ पे कई कैंडिडेट ऐसे पहुंचे थे जो फोटो कॉपी सिर्फ लेके गए थे, मूल प्रमाण पत्र लेके नहीं गए थे, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप अपना सभी कैंडिडेट ध्यान रखें। आप लोग तो समझदार, आप लोगों से आप में से कई लोगों ने कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया भी होगा, लेकिन आप सभी लोगों के लिए बता दे रहे हैं कि आप लोग मूल प्रति लेके जाएंगे, प्लस अभी सबने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के 2-3 सेट बना के ले जाइएगा। इसी प्रकार चारों जो प्रपत्र हैं उनके भी 3-4 सेट अवश्य लेके जाइएगा, ताकि कोई गट्टिंग होता है, कुछ भी होता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकें। और किसी भी असुविधा से बचने के लिए, जैसे वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे गोद, स्टेपलर सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन अगर आप अपना लेके जाते हैं तो आप अपना आराम से आप फोटो चिपका सकते हैं। आप उसके बाद उस पर आपको क्रॉस साइन करना है, उसको टेस्ट करना है फोटो को भी, तो इस तरीके से आप अपना कर लेंगे। फोटो को स्टेपल भी करना है। आवेदन पत्र जो आपको, जो प्रपत्र फर्स्ट है उसमें आपको 2 फोटो, एक फोटो चिपकाना है और एक को स्टेपल करना है, तो अगर आप लेके जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। कुछ कैंडिडेट्स अपना पेट स्कोर कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये ध्यान रखिए, आपका जो पेट स्कोर कार्ड है उसका कोई उतना बहुत महत्व नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार की परेशानी मत उठाइए, परेशान बिल्कुल मत होइए, पेट का कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी प्रकार आप अपने सभी जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ यही हैं, इसके सिवा आपको कोई भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन सब चीज़ों का श्योर कर लें, आप अपने मिलान कर लें डॉक्यूमेंट से, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। और आप लोग की क्यूरी थी कि पेट स्कोर कार्ड आवश्यक है कि नहीं, तो आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। और अगर किसी कंडीशन में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो वो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक लेटर जो आयोग देगा आपको, उसके अंदर के टिप्पणी का कॉलम है, उसमें वो आपसे लिखवा लेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं रहे या कोई भिन्नता है तो इसमें ये दिक्कत है। आप एफिडेविट पूरी कोशिश करें कि आप एफिडेविट अवश्य लेके जाएं। लेकिन कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है, अगर किसी कोई आपका, जैसे कि मान लीजिए समकक्षता में कोई दिक्कत है या कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो उसके लिए वो आपसे वहाँ टिप्पणी में लिखवाएंगे कि आपकी ये दिक्कत है, उसको आप पूर्ण करते हैं। अब आप ज्वाइनिंग से पहले आप उसको पूर्ण करेंगे, तभी आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित की जाएगी, वरना आपको अहर्य समझा जाएगा। तो इस तरीके से आपसे साइन कराया जाएगा वहाँ पे, और वहाँ के जो आयोग के स्टाफ है वो भी आप वहाँ पे साइन करेंगे। तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दिक्कत ही ना आए, आप पहले से ही तैयार रहें, बिल्कुल प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। अब देखिए, देख लेते हैं, अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आज अभी आप जो भी कैंडिडेट्स कल जाएंगे या आने वाले सप्ताह में आपका वेरिफिकेशन है, उन सभी के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत।
लेकिन आप अभी आज क्या करेंगे, अपने सभी मूल प्रति का मिलान कर लेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स हमने चेक कर लेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं कि नहीं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आरक्षण प्रमाण पत्र, एनओसी जिसका है वो, निवास प्रमाण पत्र, जितने भी आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आप उन सबको मिलान कर लेंगे। सभी की मूल प्रति के 2-2 3-3 सेट बना लेंगे, उनको अलग अलग सेट करके भी रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना मूल प्रति अलग रखें, अलग फाइल बनाएं, उसके लिए अलग पेज अलग किसी चीज़ में रखें फाइल में, और छाया प्रति फोटोकॉपी के लिए अलग अलग जो सेट है उनको स्टेपल करके अलग रखें। मान लीजिए 4 सेट लेके जाए तो चारों को आप अलग अलग स्टेपल करके एक में रख सकते हैं, एक फाइल में, लेकिन उनका आपको जब निकालना हो तो आप एक बार में निकाल सके कि ये आपका सेट है। इसी प्रकार जो आपके चारों प्रपत्र हैं उनके 4 सेट अवश्य लेके जाएं और उन चारों सेटों का निर्धारण करके लेके चलें। अगर आपको हो सकता है तो ऊपर स्टेपल कर लें, एक सेट जितना भी प्रपत्र 1 2 3 4 सबको एक साथ लगा के स्टेपल कर लें। इसी प्रकार 4 सेट बना लें ताकि वहां आपको किसी भी प्रकार की अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, आपने निकाला, तुरंत आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह कोई भी दिक्कत, कोई भी असुविधा ना हो आपको, इसका ध्यान रखें। 4 पासपोर्ट रंगीन फोटो अवश्य लेके जाएं, इस बात का ध्यान रखें। 4 से 5 हो जाए लेकिन 4 से 3 नहीं हो, इस बात की पूरी कोशिश करें। अपना ग्लू या गोंद स्टेपलर अगर संभव हो तो साथ लेके जाएं, इस ध्यान रखें इस बात का। और किसी भी कैंडिडेट के, बहुत से कैंडिडेट ऐसा कह रहे हैं कि अरे आप 10 बजे बाद जाएंगे तभी आपका एंट्री हो जाएगा, 1:30 बजे के बाद जाएंगे तभी एंट्री हो जाएगा। बिल्कुल एंट्री हो सकती है, हो भी, होएगी भी। हम लोग के टाइम में हुआ था ऐसा कि एंट्री लेते रहे वो लोग, लेकिन आप इस चीज़ से बचें, लोगों के बहकावे से बचें। आप क्या करें, आप अपना टाइम से सुनिश्चित करके वहाँ पहुँचें, ताकि जब आप वहाँ इंटर करें 10 बजे अपने टाइम पर आप एंट्री करेंगे तो आपको पूरा वहाँ डिटेल बताया जाएगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अगर वो इंस्ट्रक्शन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर चीज़ को जानते हैं, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताते हैं आपको कि ये प्रपत्र 1 के पॉइंट 1 में ये भरना है, पॉइंट 2 में ये भरना है, इस तरीके से पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो वो आपको सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग समय से पहुँचें ताकि आप उनके इंस्ट्रक्शन से वंचित ना हो पाए, आपको इंस्ट्रक्शन मिल सकें, आप उनके इंस्ट्रक्शन को सुन सकें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखें। और सभी कैंडिडेट सभी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति, छाया प्रति के सेट और चारों प्रपत्रों के सेट सभी को अलग अलग फाइल में अवश्य रखें, जिससे कि आपको जब बुलाया जाए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब टेबल पे आपको बुलाया जाए, या हो सकता है आप स्वयं जाएं, तो आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपने ढूंढने नहीं पड़े कि ये फोटो सेट है, ये ओरिजिनल सेट है, आप उसको ढूंढ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे वहाँ पे 3-4 फाइलों में लेके गए तो गए थे 3-4 फाइल, लेकिन उन्होंने सब मिक्सअप कर रखा था, उनको बिल्कुल क्लियर नहीं था कि कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें किस में है, कौन सा किस में, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो वो अच्छा नहीं है। कोशिश करें आप लोग सब कुछ सेपरेटली उसको लेके जाएं संभाल के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अटेंडेंस सीट पर सिग्नेचर करना होगा, और आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल रहेंगे। साथ साथ जो आपकी फोटो कॉपी है उसमें जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी के नीचे आपको सिग्नेचर करना है, जिसको सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं, उसको आपको करना है, हस्ताक्षरित करना है उसको, आप उसको खुद का सिग्नेचर करके वेरीफाई करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से एक सीट पे सिग्नेचर कराया जाएगा। आपको कई बार सिग्नेचर होंगे, जैसे सबसे पहले आपका जब रेटिना स्कैन, थंब स्कैन होगा तब भी आपका अटेंडेंस सीट पे सिग्नेचर होगा, वो दूसरी सीट होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ये तीसरी सीट होगी, ये ध्यान रखिए, वो ये वाली दूसरी सीट होगी। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें अलग आपका सिग्नेचर होगा और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेट कॉपी वो लोग अपने पास जमा कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें। और इस देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जब आप सिग्नेचर करने जाएंगे उस लिस्ट में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि उस लिस्ट के अंतर्गत अल्फ़ाबेट के हिसाब से या रोल नंबर के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने बना रखा है, आपको उसको देखना है और आपको अपने ही नाम के आगे सिग्नेचर करना है। आपके समान, आपके नाम के आगे पीछे सभी समान ही होंगे लगभग, तो इस बात का सुनिश्चित करेंगे कि आपका ही रोल नंबर और आपका ही नाम है, उसी के सामने सिग्नेचर करें। किसी अन्य कैंडिडेट्स की जगह पर अगर आप सिग्नेचर कर देंगे तो उसके लिए दिक्कत होगा, इससे बिल्कुल बचने की कोशिश करें। बहुत आराम से, बहुत सावधानीपूर्वक अपने सिग्नेचर करें, अपने जो भी कार्य हैं अपने बहुत आराम से सभी फॉर्म को भरें, बिल्कुल किसी तरीके की कोई भी हड़बड़ी ना करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।